जय हिंद दोस्तों। देखिए, करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो गए थे, है ना। मैंने बताया था पार्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस थोड़ा सा ये बोर्ड की समस्या है जो कल दूर हो जाएगी। इस वजह से पेन और स्क्रीन के साथ आपके सामने ये कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सेक्शन रख रहे हैं। बस एक दिन की समस्या, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा और कल से आपको बोर्ड के साथ ये वीडियो मिलना शुरू होंगे। एक दिन की समस्या है, इसकी वजह से ये पेन और स्क्रीन वाला सिस्टम है कि आपका क्लास ना छूटे, क्लास कंप्लीट होता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आसियान का 38वां सम्मेलन। देखिए बाबू, आसियान, पहला क्वेश्चन तो ही बनता है, क्या जो आसियान है, आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया नेशन जो है, इस आसियान जो है, क्या भारत इसका सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आसियान में भारत नहीं आता है, पहला याद रखिएगा, आसियान में भारत नहीं आता है, यानी कि आसियान का भारत सदस्य नहीं है। प्रश्न पूछेगा आसियान का 38वां सम्मेलन, 38वां सम्मेलन कहाँ हुआ? बंदरसेरी बेगवान, याद रखिएगा। 38वां जो सम्मेलन हुआ वो बंदरसेरी में हुआ। और बंदरसेरी कहाँ पड़ता है? ब्रुनई जो देश है उसकी राजधानी है, उसकी राजधानी है, याद रखिएगा। आसियान का 38वां सम्मेलन कहाँ हुआ? बंदरसेरी बेगवान में। इसकी थीम थी द केयर द प्रिपेयर, इसकी थीम थी वी केयर वी प्रिपेयर, इसकी थीम थी वी केयर वी प्रिपेयर। 2022 की बात करें, आसियान का जो 2022 का सम्मेलन होगा वह कंबोडिया में होगा। आसियान का जो 2022 का सम्मेलन होगा वह कहाँ पर होगा? कंबोडिया में। इसी कंबोडिया में याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। और यह पड़ता है कहाँ पर? कंबोडिया में पड़ता है। भगवान विष्णु जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु जी का। तो क्वेश्चन था आसियान का 38वां सम्मेलन तो बंदरसेरी ब्रुनई में हुआ और 22वां सम्मेलन कंबोडिया में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है FATF क्या है जी? FATF तो क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह क्या है कि देखिए जो FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, एक लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट, येलो लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट। तो यह देशों को लिस्ट में जारी करता है कि किस देश, जो देश कैसा है उसके लिए एक लिस्ट जारी करता है। जो रेड लिस्ट में होता है वो सबसे गया गुजरा देश है, समझ रहे हैं। तो इसने पाकिस्तान को पहले तो ग्रे लिस्ट में डाला था, पाकिस्तान को इसने पहले ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो पाकिस्तान को इसने पहले ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अब बात आती है UAE का, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। यानी कि FATF द्वारा UAE संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में डाला गया। इसके पहले कौन सा ग्रे लिस्ट में था? पाकिस्तान। और इसने हाल फिलहाल में UAE को कौन सा लिस्ट जारी किया? ग्रे लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रा प्रोडक्ट्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझा देता हूँ इसको अच्छे तरीके से। पेट्रा प्रोडक्ट्स क्या होता है? देखिए, पेट्रा प्रोडक्ट्स एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार का केमिकल है जो तमिलनाडु में बनता है, एक प्रकार का केमिकल है जो तमिलनाडु में बनता है। या यूँ कहें कि पेट्रा प्रोडक्ट्स एक प्रकार की कंपनी है जो लीनियर एल्काइल बेंजीन बनाती है, लीनियर एल्काइल बेंजीन बनाती है। इसे BIS मान्यता प्राप्त हुआ है। BIS यानी कि विश्व स्तर पर जो भी कंपनियों को मान्यता देता है वो पेट्रा प्रोडक्ट्स कंपनी को मान्यता दे, BIS मान्यता। तो आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा प्रश्न, समझिए, कहेगा कि पेट्रा प्रोडक्ट्स किस राज्य में स्थित है जिसे BIS द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये पेट्रा प्रोडक्ट संस्थान है, क्या करती है? लीनियर एल्काइल बेंजीन का निर्माण करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलेगा? ध्यान से समझिए, 2006 में मनरेगा योजना चली थी, 2006 में यह मनरेगा योजना चली थी। और मनरेगा योजना के तहत अब जो है 150 दिन का रोजगार मिलेगा। कितने दिन का? 150 दिन का रोजगार मिलेगा। पहले 120 दिन का रोजगार मिलता था, इसको बढ़ाकर 150 दिन का रोजगार मिलेगा। यानी कि मनरेगा के तहत अब कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 150 दिन का रोजगार मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो भी मनरेगा है, याद रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी को हटाता है। किस बेरोजगारी को हटाता है? मौसमी बेरोजगारी को समाप्त करने का काम करता है। और मनरेगा के तहत अब 150 यानी कि 150 दिन का रोजगार मिलेगा। पहले कितना मिलता था? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIIB क्या है जी? AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है बीजिंग में, चीन के क्षेत्र बीजिंग में इसका मुख्यालय है ना। इसके नए अध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल, याद रखिएगा। इसके जो नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, या कह रहे हैं चुनाव कर रहे हैं, इसके जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है वो किसको बनाया गया है? उर्जित पटेल जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। नए अध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है
कि इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान, ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी का क्या अनुमान है। यानी कि जो भी देखिए, जिस दिन बजट पेश होता है उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, समझ रहे हैं। जिस दिन बजट पेश होता है उसके जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है, और उस इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी का अनुमान लगाया गया है वह 8 से 8.5, यानी कि 2022-23 में जो जीडीपी रहेगी 8 से 8.5। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन याद रखिए, 8 से 8.5, यह कभी बदलेगा नहीं, साल भर तो यही रहेगा 8 से 8.5। इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी का अनुमान कितना है, 8 से 8.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। देखिए, एक संस्था है ब्लूमबर्ग, एक संस्था है ब्लूमबर्ग, ध्यान से सुनिए, एक संस्था है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, एक संस्था है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति या एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान समय में गौतम अदानी जी हैं। कौन है, गौतम अदानी। क्लियर। सुनिए, वर्तमान समय में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अदानी, डायरेक्ट याद रखिए। वर्तमान समय में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, गौतम अदानी। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जीवा कार्यक्रम क्या है जी। तो जीवा कार्यक्रम की बात करें तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा चलाया गया। जीवा जो कार्यक्रम है, यहाँ लिख देते हैं, जीवा जो कार्यक्रम है यह नाबार्ड द्वारा चलाया गया, नाबार्ड द्वारा चलाया गया है ना। सर नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है, नाबार्ड एक प्रकार का क्या है, बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराता है। कृषि के क्षेत्र में लोन यानी कि साख उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाबार्ड। तो देखिए, जीवा कार्यक्रम जो है नाबार्ड द्वारा चलाया गया है, और ये इको फ्रेंडली कृषि को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इको फ्रेंडली कृषि को बढ़ावा देने के लिए। सर यह किस चिड़िया का नाम है, इको फ्रेंडली। तो इको का मतलब हो, इको फ्रेंडली का मतलब, इको का मतलब होता है पर्यावरण, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, यानी कि ऐसी कृषि को किया जाएगा कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े। ऐसी कृषि को किया जाएगा कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े। ऐसे नहीं कितना भयानक खाद ठूस देंगे खेत में कि पूरा गैस बन के पर्यावरण पर प्रभाव डाले। ऐसी कृषि, ऐसे कीटनाशक का नहीं प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, इको फ्रेंडली कृषि को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा एक जीवा कार्यक्रम चलाया गया है। याद रखिए, नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। एकदम कट टू कट पॉइंट, क्लियर टू क्लियर पॉइंट याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यूएस सी ड्रैगन है क्या जी। देखिएगा, यूएस सी ड्रैगन 2022, यूएस सी ड्रैगन 22 मतलब 2022 है, 2022 में हो रहा है इसलिए 22 लिखा है। यूएस सी ड्रैगन 2022 क्या है जी, एक युद्धाभ्यास है। क्या है, युद्धाभ्यास, यानी कि कई देशों के सेना लोग मिलकर आपस में युद्ध का अभ्यास करते हैं, उसे बोलते हैं, उसका नाम है क्या, यूएस सी ड्रैगन। यूएस सी ड्रैगन एक नौसेना का अभ्यास है, और गुआम शहर में हुआ। कहाँ पर, गुआम शहर में, याद रखिएगा गुआम क्षेत्र में हुआ। शहर ना कहें तो बेहतर रहेगा, गुआम क्षेत्र में हुआ। देखिए प्रशांत महासागर में देखिए, आपको पता है कि नौसेना नेवी के अंदर होगी, और गुआम में हुआ। तो प्रशांत महासागर का एक विशेष क्षेत्र, किनारे जो क्षेत्र पड़ता है वह गुआम है, जिस पर अमेरिका का अधिकृत है, इस पर अमेरिका का हक है ना, गुआम में। तो इसी गुआम में यूएस सी ड्रैगन 2022 का युद्ध अभ्यास हुआ, नौसेना अभ्यास हुआ। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, यह लोग मिलकर काम किए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, इतने देश मिलकर यह युद्धाभ्यास की, यूएस सी ड्रैगन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की, बढ़िया क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की नई अध्यक्ष। देखिएगा, यूरोपीय संघ की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यूरोपीय संघ की जो नई अध्यक्ष है उनका नाम है रॉबर्टा मेर्सेला। क्या नाम है, रॉबर्टा मेर्सेला, याद रखिएगा, रोबर्टा मेर्सेला, मेर्सेला। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस, अच्छा सॉरी आईएसए। आईएसए क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय, सोलर का मतलब सौर, अलायंस का मतलब संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। आईएसए का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। 2015 में स्थापना हुई थी भारत और फ्रांस के सहयोग से। मोदी जी ने भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका स्थापना करवाया। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि पूरे भारत में एकमात्र विश्व का जो मुख्य विश्व के कोई संगठन है
और उसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो इस चीज़ को समझिएगा। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर एलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में स्थापना होती है भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसके जो नए सदस्यता हैं, इसके जो नए सदस्यता एंटीगुआ और बारबाडोसा देश लिए हैं। एंटीगुआ और बारबाडोसा जो 2 देश हैं, ये इसकी नई सदस्यता लिए हैं और इस वजह से इसमें टोटल सदस्य देश कितने हो गए? 102। इसका काम क्या है कि सौर ऊर्जा से लोगों को परिचित कराना, सौर ऊर्जा के बारे में बताना, क्योंकि विद्युत का दोहन कम हो, विद्युत का दोहन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फ्लाइंग बोट किसने बनाई? हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फ्लाइंग बोट बनाई है दुबई ने। बस कट टू कट पॉइंट डायरेक्ट याद रखिए। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बोट किसने बनाई है? दुबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, यानी कि हाइड्रोजन जो ईंधन है इसका जो पावर प्लांट कहाँ लगा है? तो याद रखिएगा सिनिचियन ब्रिट्रिज में। कहाँ पर? सिनिचियन ब्रिट्रिज में। यह पड़ता है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ पर लगा है? तो याद रखिएगा सिनिचियन। कहाँ पर? सिनिचियन ब्रिट्रिज में। सिनिचियन ब्रिट्रिज में कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में। बस थोड़ा सा टाइम, हमें क्या है कि बोर्ड की समस्या है एक दिन की, बाकी कल क्लियर हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको मिल जाएगा, बस याद मन करने पढ़ लीजिए, मन करे छोड़ दीजिए, जो आपके ऊपर इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर मूनसूट क्या है जी? देखिए, कैंसर मूनसूट क्या आपको पता है कि कैंसर एक बड़े बीमारियों में, बहुत बड़े बीमारियों में शामिल है। ईश्वर ना करे कभी किसी को हो बाबू, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कैंसर मूनसूट क्या है। तो सबसे पहले कैंसर मूनसूट याद रखिएगा USA ने शुरू किया। USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसको शुरू करने की घोषणा की। USA के यानी कि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी ने, इन्होंने शुरू करने की घोषणा की है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक जो भी कैंसर रोग है उसमें 50% गिरावट है, यानी कि कैंसर के रोगों में 50%, कैंसर के रोग के यानी कि कैंसर के पेशेंट को 50% तक कम करने के लिए यह कैंसर मूनसूट योजना प्रारंभ की है जो बाइडेन ने। किसने? जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक्स पासपोर्ट क्या होता है जी? जेंडर एक्स पासपोर्ट किसने जारी किया? तो USA ने। किसने जारी किया? USA ने। देखिए, जेंडर का मतलब होता है लिंग, एक्स का मतलब होता है नहीं। अरे गुड़े का मतलब क्या? नहीं। तो जेंडर एक्स जो पासपोर्ट है, जेंडर एक्स पासपोर्ट, इसमें ध्यान से समझिए, याद रखिएगा USA ने जारी किया। इसमें किसी भी प्रकार के लिंग को नहीं लिखेगा, क्योंकि आमतौर पर जो पासपोर्ट होता है उसमें मेल लिखता है, मेल है तो मेल, और फीमेल है तो फीमेल लिखेगा, फीमेल है तो फीमेल लिखेगा। लेकिन जो हमारा अभी जो जेंडर एक्स पासपोर्ट USA ने जारी किया है, उसने बता दिया कि इस पर किसी भी प्रकार का लिंग के बारे में नहीं लिखा जाएगा, ना मेल के बारे में लिखा जाएगा, ना फीमेल के बारे में लिखा जाएगा, यानी कि लिंग असमानता को दूर किया जाएगा। इससे लिंग असमानता को क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखेंगे बाबू, है ना। आगे, विश्व की पहली स्वचालित, ध्यान से समझिए, विश्व की पहली स्वचालित यानी कि चालक रहित ट्रेन कहाँ चलाई गई? विश्व की पहली स्वचालित मतलब चालक रहित ट्रेन कहाँ चलाई गई? जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में। विश्व की पहली, अरे यार उसमें ड्राइवरवा नहीं है तब वो ट्रेन यहाँ चलेगा। तो विश्व का पहला ड्राइवर रहित मतलब ड्राइवर रेस चालक रहित ट्रेन जर्मनी के हैम्बर्ग में। कहाँ चली है? जर्मनी के हैम्बर्ग में चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शानदार सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का 16वां सम्मेलन, समझिएगा, G20 का जो 16वां सम्मेलन है, 16वां सम्मेलन, यह इटली की राजधानी रोम में हुआ। सुनिएगा, G20 का जो 16वां सम्मेलन है यह रोम में हुआ। G20 का 16वां सम्मेलन यह इटली की राजधानी रोम में हुआ और इसका थीम था, याद रखिएगा, जनता, पृथ्वी और समृद्धि। इसका थीम था जनता, पृथ्वी और समृद्धि। इसका जो 17वां सम्मेलन जो 2022 में होगा यह इंडोनेशिया में होगा, इंडोनेशिया के शहर बाली में। इंडोनेशिया के शहर बाली में। देखिए क्या याद रखना है, छोड़िए, देखिए मत, सुनिए बात को। G20 का अगर 20वां, G20 का अगर 16वां पूछे, 16वां सम्मेलन, तो G20 का 16वां सम्मेलन क्या बताएंगे जी? कहाँ पर हुआ? इटली की राजधानी रोम में। कहाँ पर? रोम में। लेकिन अगर यहाँ से पूछते हैं ना, यहाँ से एक मिनट, ये रोम राजधानी दिख लीजिएगा, कहाँ पर? रोम में हुआ, है ना। जर्मनी कहाँ पर? रोम में हुआ। आगे बढ़ते हैं, 2022 में इंडोनेशिया के शहर 2022 का जो सम्मेलन होगा वह कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा जी? तो क्या बताएंगे? बाली में। कहाँ होगा? बाली में, इंडोनेशिया के क्षेत्र बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन सम्मिश्रण करके फ्यूल के रूप में यूज करने वाला प्लांट कहाँ लगा। कहने का मतलब जो भी प्राकृतिक गैस है उसमें हाइड्रोजन को मिलाकर ईंधन के रूप में यूज करने के लिए प्लांट कहाँ लगाया गया, तो इंदौर में। प्लांट कहाँ लगाया गया, इंदौर में। याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिलाकर फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए प्लांट कहाँ पर लगाया गया, इंदौर में। और याद रखिएगा इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 5वीं बार इंदौर को स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स बैंक, याद रखिएगा। पहले तो समझिए ब्रिक्स जो है यह 5 देशों का संगठन है। ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है, इसे R5 के नाम से भी जानते हैं। अगर ब्रिक्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो जाइए कमेंट नीचे जाइए, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा आपको। देखिए ब्रिक्स क्या है, 5 देशों का संगठन है। 5 जो विकासशील देश हैं, जो मतलब विकास के मार्ग पर अभी हैं, उनका 5 देशों का संगठन है। और यह 5 देशों मिलकर एक बैंक की स्थापना करते हैं, नाम है NDB। नाम क्या है, NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और इस नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है चीन के क्षेत्र संघाई में। चीन के क्षेत्र संघाई में इसका मुख्यालय है, इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना। तो इस NDB के नेशनल डेवलपमेंट बैंक के कुछ लगभग 4 या 5 लोग और नए, मतलब 4 नए सदस्य और बने हैं। जैसे मिस्र भी इसमें एंट्री मार दिया है नेशनल डेवलपमेंट। देखिए ब्रिक्स में नहीं एंट्री मारा है, ब्रिक्स में मत समझ लीजिएगा। ब्रिक्स का जो बैंक है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसके सदस्यता ग्रहण किए हैं मिस्र देश किया है, बांग्लादेश किया है, UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात किया है, उरुग्वे किया है। कौन किया है, उरुग्वे। तो यह देश लोग इसमें एंट्री किए हैं, क्लियर, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में 20% एथेनॉल कब से मिलाया जाएगा। देखिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के बारे में। देखिए आपको पता है कि पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उसमें से लेड निकलता है, धुएं से लेड निकलता है, कार्बन मोनो निकलता है, और यह मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो इसमें क्या है कि एथेनॉल 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे जो पेट्रोल है यह पर्यावरण प्रदूषण कम से कम करे। तो 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना कंपलसरी कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से, याद रखिएगा 1 अप्रैल जो 2023 है, इसमें पेट्रोल में एथेनॉल मिलेगा, पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रांसिस केरे कौन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसिस केरे, ध्यान से समझिए, पहले अफ्रीकन व्यक्ति हैं जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार मिला। पहले अफ्रीकन व्यक्ति हैं फ्रांसिस केरे, फ्रांसिस, भले नाम फ्रांसिस है ना। फ्रांसिस केरे जो हैं पहले अफ्रीकन व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला, प्रित्जर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे टू हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे टू हेल, यानी कि गेटवे टू हेल, नर्क का रास्ता, नर्क का रास्ता। गेटवे टू हेल क्या था कि याद रखिएगा, गेटवे टू हेल, तुर्कमेनिस्तान में एक CNG हमेशा जलती रहती थी। तुर्कमेनिस्तान में एक CNG की ज्वाला, हम तुर्कमेनिस्तान एक शहर है, इसमें एक CNG की ज्वाला हमेशा जलती रहती थी। उस CNG की ज्वाला को बुझाने का निर्णय लिया गया और इसी को ही कहा गया गेट वे टू हेल, गेट वे टू हेल, है ना। तो सीधे पूछेगा गेट वे टू हेल में क्या होता था, CNG की ज्वाला लगातार जलती रहती थी, इसको बुझाने का निर्णय लिया गया। या गेट वे टू हेल जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट है लुर्क मार्टेग्नियर, क्वेश्चन है ल्यूक मार्टेग्नियर कौन है जी, ल्यूक मार्टेग्नियर कौन है जी, ल्यूक मार्टेग्नियर, ल्यूक मार्टेग्नियर कौन है, तो ये HIV वायरस की खोज करते हैं और यह टपक गए, इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ल्यूक मार्टेग्नियर कौन है, HIV यानी कि एड्स जिस वायरस से होता है उसे बोलते हैं HIV वायरस, इसके खोज करता है और इनका क्या हो गया, निपटारा हो गया, यह क्या हो गया, निपट गए, निपट के मतलब इनका क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की नई राजधानी, इसको देख लीजिएगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी। जैसा कि आपको पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी है क्या, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बनाने के ऊपर तुला है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो आइलैंड होगी। क्या होगी, बोर्नियो आइलैंड, है ना। इंडोनेशिया की अगर बदलती है तो नहीं बदलेगी तो क्या रहेगी, आपकी जकार्ता ही रहेगी। हो सकता है कि नए प्रस्तावित राजधानी के रूप में बोर्नियो आइलैंड को यह लोग चुने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, देखिएगा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर हुई, ढाका में। कहाँ पर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। देखिए क्वेश्चन सुनिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर हुई, ढाका में। क्वेश्चन आपको आसानी से नहीं याद होंगे, 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा तब चीज़ें क्लियर होंगी। और बाबू पढ़ना तो पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे मन से चाहे बिना मन से। एग्जाम क्वालिफाई करना, संघर्ष करना पड़ेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर हुई, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंक, विश्व बौद्धिक सूचकांक में ध्यान से समझिए, विश्व बौद्धिक सूचकांक यानी कि किस मतलब जो इंटेलिजेंसी है, या यूँ कह सकते हैं जो व्यक्ति का जो क्रिएटिवपन होता है, इंटेलिजेंसी होती है, उसमें भारत किस स्थान पर है 43, किस स्थान पर है 43, यानी कि विश्व बौद्धिक सूचकांक में नए नए नवाचार के सूचकांक में भारत का स्थान है 94, भारत का स्थान है 94। पहले स्थान पर अमेरिका है, अमेरिका के साथ 4 देश और है, यानी कि पहले स्थान पर कुल मिला जो 5 देश हैं। आप याद रखिएगा अमेरिका को, और भारत किस स्थान पर है 43 रैंक पर, भारत किस स्थान पर है 43 रैंक पर। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत है 83 रैंक पर, 43 रैंक पर, 43 रैंक पर है ना। अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, स्वीडन है, फ्रांस है, ये लोग पहले स्थान पर हैं। याद रखिएगा कि 2020 में 2021 में यह 40वें स्थान पर था, 3 स्थान और गिर गया, कहाँ पर आ गया 43वें पर, कहाँ पर आ गया 43वें पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हियरिंग डे, यानी कि वर्ल्ड हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनना, हियरिंग का मतलब होता है सुनना। वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस, हियरिंग का मतलब होता है सुनना। विश्व श्रवण दिवस कब मनाते हैं तो 3 मार्च को, याद रखिएगा विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। ये इसका ध्यान से सुनिए, विश्व श्रवण, हियरिंग का मतलब सुनना, नया चीज़ है, पूछ सकता है पेपर में। विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, कब मनाते हैं 3 मार्च को। इसके लिए इसका थीम था जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। आप भी अपने जीवन के लिए सुनिए और ध्यान से सुनिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 ही मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, इसी 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा इसी 3 मार्च को। देखिए 3 मार्च को सुनने के लिए मनाते हैं, 3 मार्च को क्या मनाते हैं ध्यान से समझिएगा, हियरिंग डे मनाते हैं, और जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 ही मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के लिए प्रजातियों का पुनर्वास करना इसका थीम था। नेक्स्ट है शिविर, क्या है जी शिविर, तो याद रखिएगा शिविर क्या है, परमाणु ऊर्जा से लेस, परमाणु ऊर्जा से संयोजित एक आइस ब्रेकर है, बड़े बड़े ब्रेकर को तोड़ देता है, बड़े बड़े ब्रेकर को क्या करेगा या तोड़ देगा। आइस ब्रेकर है, बड़े बड़े आइस को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो क्या है शिविर, क्या है जी, तो शिविर जो है SIBIR, शिविर जो है यह रसिया का है, आइस ब्रेकर है जो परमाणु ऊर्जा से भी लेस है, यानी कि इसमें परमाणु ऊर्जा का भी मतलब प्रयोग करके यह आइस को ब्रेक कर सकता है, तो आइस ब्रेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP27, ये तो मैंने पहले भी करा दिया, अगला वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पीछे का। COP27 यानी कि COP27 का बैठक कहाँ पर होगा, मिस्र में। COP27 का बैठक कहाँ होगा तो 2022 का है, यह मिस्र में। देखिए COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि कई देश मिलकर यह पर्यावरण पर मतलब चिंतन करते हैं। तो COP 26 हुआ ग्लासगो में, COP 26 हुआ ग्लासगो में, और COP 27 होगा मिस्र में। COP 26 होगा ग्लासगो में, याद रखिएगा COP 26 होगा ग्लासगो में, और COP 27 हुआ कहाँ पर, COP 26 हो गया कहाँ पर, ग्लासगो में। ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में, पहले स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अधीन था, याद रखिएगा। COP 26 पूछे तो बताएंगे ग्लासगो में, लेकिन COP 27 जो 2022 वाला होगा कहाँ होगा, मिस्र में। कहाँ होगा, मिस्र में, एकदम डायरेक्टली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा जिला क्यों प्रसिद्ध है जी, चंबा जिला क्यों प्रसिद्ध है तो चंबा जिला पहली बात हिमाचल प्रदेश में है। चंबा जिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है कि भारत सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की एक मुहिम है कि हर घर जल योजना, हर घर जल योजना, ध्यान से समझिएगा। और भारत सरकार ने 2024 तक लक्ष्य रखा है कि, याद रखिएगा लक्ष्य कब तक है 2024 तक, भारत सरकार ने 2024 तक लक्ष्य रखा है कि हर एक घर में हम जल उपलब्ध करा देंगे। 2024 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम हर एक घर में जल उपलब्ध करा देंगे। तो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सौवां जिला बन गया है, जहाँ पर जल उपलब्ध हो गया है, यानी कि हर घर जल उपलब्ध कर होने में यह 100वें नंबर का जिला है, 100वें नंबर का। इसके पहले 99 जिले तो घर में हर घर जल उपलब्ध हो चुका है। कहूँगा चंबा जिला कौन सा है, 100वां है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जनरल मनोज पांडे, क्या है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष है। देखिए समझ गए, थल सेना का मतलब क्या होता है, आर्मी चीफ। क्या है, आर्मी चीफ। थल पे कौन घूमेगा, आर्मी है ना। जनरल मनोज पांडे यह इंजीनियर हैं, जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष है। इनके पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे, इसके पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे। तो प्रश्न आपसे पूछेगा थल सेना अध्यक्ष कौन है तो मनोज पांडे। इनके पहले कौन थे तो मनोज मुकुंद नरवणे थे, मनोज मुकुंद नरवणे थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट। सिपरी क्या है जी, सिपरी ध्यान से समझिए, सिपरी एक संस्था है जो बताती है हथियारों से संबंधित जानकारी देती है। सिपरी एक संस्था है जो हथियारों से संबंधित जानकारी देती है। यह बताती है कि कौन सा देश कितना हथियार खरीदा, कितना हथियार नहीं खरीदा, यह पूरा का डेटा बताती है। तो हथियारों से संबंधित यह डेटा देती है। इसने बताया कि सबसे ज़्यादा हथियार की खरीद 2021-22 में किसने किया, भारत ने। सबसे ज़्यादा हथियार की खरीद किसने किया, याद रखिएगा भारत ने। सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदा, भारत ने। उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद मिस्र, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन। अच्छा एक बात समझिए,
यहाँ हथियार खरीदने की बात हो रही है। मैं यह कतई नहीं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हथियार भारत के पास है, नहीं, मैं बस यह बोल रहा हूँ कि सिपरी ने रिपोर्ट पेश की। सिपरी की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा किसने, तो भारत ने। किसने खरीदा, भारत ने, है ना। उसके बाद सऊदी अरब ने, उसके बाद मिस्र ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद चीन ने। याद रखिएगा, चीन जो है हथियार खरीदता भी और बेचता भी है। खरीदने के नाम में भी आएगा और बेचने के भी नाम में चीन आएगा। और याद रखिएगा, भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रूस से। रूस से लगभग 46%। भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रूस से लगभग 46% के आसपास। उसके बाद अमेरिका से 12% के आसपास, फिर फ्रांस का नंबर आता है 27%। यानी कि सबसे ज़्यादा रूस से खरीदता है 46%, फिर फ्रांस से खरीदता है 27%, उसके बाद अमेरिका से खरीदता है 12%। याद रखिए, सबसे ज़्यादा किससे खरीदा, रूस से। भारत ने अपना रूस से संबंध बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यूरोपीय यूनियन ने किस देश को सदस्यता देने का निर्णय लिया। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को सदस्यता देने का निर्णय लिया, यूक्रेन को। बाबू यही सब ले बीते बेचारे यूक्रेन को, है ना, लतिया दिया गया। यूरोपीय यूनियन और नाटो लोग तो मिलकर ले लिए इसको, किसको, यूक्रेन को। तबाही शुरू हो गई यहाँ पर। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को सदस्यता देने का निर्णय लिया, तो यूक्रेन को। किसको, यूक्रेन ने, यूक्रेन को। और यूक्रेन को चापा किसने, रूस ने, है ना। दोनों बाज गए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022, इसको याद रखिएगा, किसको देने का बात किया था, यूक्रेन ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में क्वाड, क्या है, क्वाड, याद रखिएगा, क्वाड देशों की बैठक कहाँ होगी। तो 2022 में जो क्वाड देशों की बैठक है वो मेलबर्न में होगा, और मेलबर्न पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 2022 में क्वाड की बैठक कहाँ होगी, मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और इस क्वाड में टोटल 4 देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका, एक इंडिया, एक जापान। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, देख लीजिए। क्वाड में कुल 4 देश हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है, जापान है। AAIJ, याद रखिएगा, AAIJ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। क्वाड में कुल 4 देश हैं। और क्वाड की जो बैठक होगी वह कहाँ, फरवरी में जो हुई, कहाँ हुई, तो क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ओशियन समिट। वन ओशियन यानी कि एक समुद्री जो सम्मेलन है कहाँ पर होगा, तो फ्रांस के शहर पेरिस में। नहीं, रुक जाइए। वन ओशियन समिट फ्रांस के शहर ब्रेस्ट में होगा। कहाँ पर होगा, ब्रेस्ट में। फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, वो गड़बड़ हो गया। तो वन ओशियन समिट जो होगा कहाँ होगा, ब्रेस्ट में। फ्रांस के क्षेत्र ब्रेस्ट में होगा। कहाँ पर, ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा दिवस। देखिए, मातृभाषा दिवस, जब अपनी मम्मी से बोले मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। तो इसका थीम था बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगर आप बहुत भाषा सीखना चाहते हैं, बहुत भाषी शिक्षा के लिए, कई भाषा की शिक्षा के लिए आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। और इस बीच हम अपनी मातृभाषा को ना भूल जाए, इसलिए प्रत्येक 21 फरवरी को हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा, बस 2 ही चीज़ें और बची है। आपको मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराया, आपको लग रहा होगा कि मैं बोर्ड पर थोड़ा टाइम लगता है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कराया। जी बाबू, पढ़िए तो अच्छी तरीके से, थोड़ा सा समस्या होगी इसमें, फिलहाल क्या कर सकते हैं समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। खुशहाली के मामले में भारत जो है 136वें स्थान पर है। भारत जो है 136वें स्थान पर है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। याद रखिएगा, थीम था शांत रहो, समझदार रहो, दयालु रहो। शांत रहो, समझदार रहो, दयालु रहो और एकदम मस्त रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही है ना। क्लिंकर बोट यानी कि क्लिंकर नौकाएं क्या होती है। क्लिंकर बोट या क्लिंकर नाव किसे कहते हैं। देखिए, नैया वाला प्रश्न आ गया। क्लिंकर बोट या क्लिंकर नाव, याद रखिएगा, इसे यूनेस्को जो देश है इसने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यानी कि इसने अपने विश्व विरासत सूची में इसको क्या किया है, शामिल किया है, क्लिंकर बोट को। और यह क्लिंकर बोट जो है यानी कि जो इसकी प्राचीन जो मतलब यह अपने यहाँ पर जो भी विरासत जो होती हैं, जो भी प्राचीन विरासतें होती हैं, उनको एक सूची बनाकर उसमें रखता रहता है, उसमें अपना इसको ऐड करता रहता है। तो जो क्लिंकर बोट है इसको यूनेस्को ने क्या किया, विश्व विरासत सूची में क्या किया है,
शामिल किया है। और जो क्लिंकर बोर्ड थे यानी कि क्लिंकर टाइप की नाव थी, डेनमार्क के पास थी, फिनलैंड के पास थी, नॉर्वे के पास थी, स्वीडन के पास थी, आयरलैंड के पास थी। तो छोटा सा यार चीज़ें था, ज़्यादा कुछ याद वाद नहीं रखना है, ठीक है। तो बस अच्छी तरीके से पढ़िए और इस चीज़ को याद रखिए भैया कि हम लोगों का संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है और आप भी इस संघर्ष में जुड़ सकते हैं। संघर्ष जारी है और आप भी इस संघर्ष में जुड़ सकते हैं और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा संघर्ष पूरा ना हो जाए, है ना। संघर्ष जारी है और याद रखिएगा संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जो है वह क्या होगा, जारी रहेगा। तो इस चीज़ को अब याद रखेंगे, ये अपना थीम बना लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं, संघर्ष से मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़िए, है ना। कल जो आपकी क्लास होगी वह बोर्ड पर होगी, नो डाउट हर एक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा समस्या था इसलिए मैंने पेन और स्क्रीन पर यह क्लास कराने का काम किया। हो सकता है कि इससे 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में आए। अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, ठीक है। थैंक यू।